दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष फिजिक्स की क्लास को लेकर हाजिर हूँ और आज हमारा 471 नंबर का लेक्चर है। ध्यान से देखा जाए तो 456 से ये सीरीज हम लोगों ने पढ़ना आरंभ किया था और आज हमारा 16 नंबर का लेक्चर है। दोस्तों 15 लेक्चर अभी तक मैं आपको फिजिक्स विषय में दे चुका हूँ, आज हमारा 16वां लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 14,130 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। धीरे धीरे करते करते जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसी तरह से ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है। इसी क्लास में मैंने 14,000 सवाल आप सभी को पढ़ा दिया। ठीक है, आज जो हमने टॉपिक चूज किया, एक नए चैप्टर की शुरुआत करने चल रहे हैं फिजिक्स में, जिसका नाम है द्रव्य। द्रव्य से संबंधित बातें करेंगे। द्रव्य के गुणों के संदर्भ में बातचीत किया जाएगा, प्रत्यास्था के संदर्भ में बातचीत किया जाएगा और पृष्ठतनाव के संदर्भ में बातचीत किया जाएगा। काफी सारे सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ऐसे ही सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप क्लास में बने रहेंगे तो हूबहू परीक्षा वाले सवाल देखने के आपको मिलेंगे। ठीक है, एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आपको नितिन सर पर भरोसा हो और लग रहा हो कि नितिन सर का कंटेंट अच्छा है, बढ़िया पढ़ाते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स को एक बार आप जरूर ज्वाइन कीजिए। पेड कोर्स में जीएस का बैच हम लोगों ने लॉन्च किया है, एक मौका दीजिए और जुड़िए हमारे साथ। ठीक है, चलिए सीधे आते हैं सवालों पर और पढ़ना आरंभ करते हैं। बहुत आसान सा सवाल आप सभी को दे रहा हूँ कि द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ अब पहले और बाद में याद रखिएगा, पहले और अब। ठीक है, तो पहले द्रव्य की कितनी अवस्था होती थी दोस्तों? पहले द्रव्य की 3 अवस्था मानी जाती थी। कितनी अवस्था? 3 अवस्था। अब द्रव्य की कितनी अवस्था मानी जाती? 5 अवस्था मानी जाती है। क्या बात कर रहे हैं सर, इतना अपडेट हो गया? अरे फिजिक्स हमने छोड़ा क्या कुछ दिनों से पढ़ना, इतना अपडेट हो गया? बिल्कुल अपडेट हो गया। सुनिए, ये जो 3 अवस्था है दोस्तों, जिसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पहली अवस्था है ठोस, दूसरी अवस्था है द्रव और तीसरी अवस्था क्या दोस्तों? गैस। ठीक है, ये 3 अवस्था पहले से पढ़ते आ रहे हैं। सर ये जो चौथी और 5वीं अवस्था है ये कौन सी है? तो याद रखेगा, द्रव की चौथी अवस्था हम मानते हैं प्लाज्मा को। ठीक है, द्रव की चौथी अवस्था हम किसे मानते हैं? प्लाज्मा को मानते हैं। ये आप याद रखेंगे। सर चौथी तक तो ठीक है, ये द्रव की 5वीं अवस्था कौन सी आ गई जो नवीनतम है, सबसे नई अवस्था दोस्तों? इसका नाम क्या है? इसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। क्या नाम है? बोस आइंस्टीन। ठीक है, आइंस्टीन कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट याद रखें, कंडेंसेट, कंडेंसेशन नहीं, कंडेनसेट। ठीक है, कंडेंसेट। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये इसका नाम है। आपने नाम नहीं सुना होगा, इसे शॉर्टकट में BEC कहा जाता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है। और ये आज का नहीं दोस्तों, अरे इसको 1995 में खोजा गया था, ये आज का नहीं है। ठीक है, इसकी खोज कब हुई थी दोस्तों? बस मान्यता बाद में जाके मिली। ठीक है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की जो खोज हुई थी ये 1995 में खोज हुई थी। अरे 1995 में खोज हुई और अब हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे जब कोई चीज सिद्ध हो जाता है ना, तभी विज्ञान में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये द्रव की जो द्रव्य की दोस्तों ये 5 अवस्थाएं हैं, इनके बारे में याद रखिए। फिर भी परीक्षा में पूछेगा तो 3 ही बताइएगा। ठीक है, क्या है ना, आप तो अपडेट हो गए, आपका एग्जामिनर अभी भी नहीं अपडेट है। वो बेचारा उसी 3, 4, 5 में पड़ा है कि मैं 3 मानूं कि 4 मानूं कि 5 मानूं, 3 मानूं, 4 मानूं, 5 मानूं। हालांकि ऐसे सवाल कम ही मिलेंगे जो इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी पैदा करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहा जाता है प्रतिबल। क्या कहा जाता है? जो बल प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगे उसे क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल को इंग्लिश में पढ़िएगा, परीक्षा में खूब आता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेस। क्या कहते हैं? स्ट्रेस। ठीक है, किसी को स्ट्रेस दे देना, जैसे आप अपने माता पिता को दे रहे हैं स्ट्रेस। ठीक है, प्रतिबल, वो जितना बल आप पे लगाते हैं, पढ़ो तैयारी करो, उतना बल आप उनके ऊपर रिटर्न कर दे रहे हैं। मजाक कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रतिबल याद रखिएगा किसे कहा जाता है? प्रति एकांक क्षेत्र पर लगाए गए बल को कहा जाता है। एक सवाल परीक्षा में आता है, बताइए प्रत्यारोपित बल किसे कहा जाता है? देखिए, प्रत्यारोपित बल प्रत्ययन बल को कहा जाता है। ठीक है, इसके कई सारे नाम हैं। पहला लिखेगा प्रत्ययन बल, प्रत्ययन बल। ठीक है, प्रत्ययन बल। ठीक है, प्रत्ययन बल को दोस्तों क्या कहा जाता है? सॉरी, प्रत्ययन नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, प्रत्यानयन बल। ठीक है, प्रत्ययन कुछ लिख रहा हूं तो लग रहा है गलत है। ठीक है, प्रत्यानयन बल। ठीक है,
कभी कभी दोस्तों आपसे आपकी परीक्षा में ना इंग्लिश में देता है कि प्रत्यानयन बल को क्या कहा जाता है, तो क्या बताएंगे, इसे कहा जाता है रेस्टोरिंग बल। क्या कहा जाता है, रेस्ट्रो ऐसे लिख सकते हैं, RES, ठीक है, TOR रेस्टोरिंग बल, ठीक है, रेस्टोरिंग बल जो अपने आप को रिस्टोर कर लेता है, ठीक है, रेस्टोरिंग बल, ठीक है, रेस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है प्रत्यानयन बल, या फिर इसी को एक और नाम देते हैं विरूपक बल, ठीक है। इसी का दूसरा नाम क्या दोस्तों, इसी का दूसरा नाम है विरूपक बल। लेकिन विरूपक बल को इंग्लिश में अलग नाम दिया जाता है, रेस्टोरिंग बल हम नहीं कहते हैं, इसे कहा जाता है डिफॉर्मिंग बल। क्या कहा जाता है, डिफॉर्मिंग, ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स कहा जाता है। अच्छा, आप परेशान होंगे ना, सर इसके बारे में नहीं बता रहे हैं, केवल ये समझाते चल रहे इसे क्या क्या कहा जाता है। याद रखिएगा, किसी वस्तु या पिंड को वापस उसकी माध्य में लाने की स्थिति को दोस्तों क्या कहा जाता है, वो कौन सा बल काम कर रहा है, वो प्रत्यारोपित बल कहलाता है। जैसे समझिए मैं क्या समझा रहा हूं, कोई वस्तु या कोई पिंड है, ठीक है, कोई किसी वस्तु या पिंड को उसकी माध्य स्थिति में वापस लाने का जो बल प्रयास करता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को प्रत्यारोपित बल कहते हैं, ठीक है, प्रतिधन आरोपित, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको अपनी भाषा में, किसी वस्तु या पिंड को, किसी वस्तु या पिंड को उसकी माध्य स्थिति में लाने का प्रयास जो बल करता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को प्रत्यारोपित बल कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई स्प्रिंग आपने खींच दिया, अब उसको माध्य जैसी स्थिति थी पहले वैसे में लाने का जो बल प्रयास करता है वही क्या कहलाता है, प्रत्यारोपित बल कहलाता है। इसको याद रखेंगे, माध्य स्थिति, ये शब्द आप जरूर याद रखेंगे। करा किसी पदार्थ का वह गुण जिससे वह उस पर प्रत्यारोपित बल को हटाने पर प्रत्यारोपित बल को हटाने पर अपनी प्रारंभिक आकृति आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रत्यास्थता। क्या कहते हैं दोस्तों, ठीक है, पुनः अपनी आकृति में आ जाने को क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। अब इससे संबंधित कई सारे सवाल आते हैं, ठीक है। जैसे रबड़ वगैरह खींचते हैं, क्यों, वो उसका प्रत्यास्थता का गुण है, ठीक है, खिंचाव का गुण है उसके अंदर। आगे सवाल दे रहा दोस्तों, विकृति क्या होती है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। पीछे आपने एक प्रतिबल पढ़ा था जिससे स्ट्रेस कहा जाता था, विकृति को स्ट्रेन कहा जाता है, ठीक है। विकृति को पहले क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्ट्रेन। बहुत सारे बच्चे ना स्ट्रेन और स्ट्रेस में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। पीछे आपने क्या पढ़ा था दोस्तों, पीछे आपने प्रतिबल पढ़ा था, ठीक है। प्रतिबल को क्या कहा जाता है, प्रतिबल को इंग्लिश में स्ट्रेस कहा जाता है, ठीक है। जबकि विकृति को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्ट्रेन कहा जाता है। क्या है दोस्तों, तो वस्तु के एकांक आकार में, वस्तु के एकांक आकार में, ठीक है, एकांक आकार में, ठीक है, वहां क्या था, वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहा जाता है। पीछे हमने क्या पढ़ा था, वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर, ठीक है, वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, ठीक है, लगने वाला बल, ये क्या कहलाता था दोस्तों, ये जो बल था इसे प्रतिबल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, प्रतिबल। लेकिन स्ट्रेन में मामला अलग है, वस्तु के एकांक क्षेत्रफल नहीं, वस्तु के एकांक आकार में होने वाला तुलनात्मक परिवर्तन की दर, आकार में होने वाला तुलनात्मक परिवर्तन की दर, तुलनात्मक परिवर्तन की दर ही दोस्तों क्या कहलाता है, इसे स्ट्रेन कहा जाता है या विकृति कहा जाता है, ठीक है। जो कंपैरेटिव दोस्तों जो चेंजेस हुआ है उसको दोस्तों हम स्ट्रेन कहते हैं, जबकि स्ट्रेस में एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल नाम दिया जाता है। तो बड़ा कॉमन सा दोनों नाम है इंग्लिश में, इस वजह से कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा होता है, तो थोड़ा समझने का आप प्रयास कीजिएगा,
ठीक है, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। कह रहा विकृति का क्या मात्रक होता है? सच बताएं तो विकृति का कोई मात्रक ही नहीं होता है, खाली परेशान करने के लिए दिया है। जब आपने पढ़ रहा है कि विकृति में कंपैरिजन होता है तो ये तुलनात्मक इकाई, इसका मात्रक कहां से होगा? ठीक है, तो लिखिएगा विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, विकृति यानी स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, कोई मात्रक नहीं होता है। यह एक तुलनात्मक इकाई है। यह एक तुलनात्मक इकाई है। ठीक है, यह एक तुलनात्मक इकाई है, इसका कोई मात्रक उत्तरक नहीं होता। तो इसको आप याद रखेंगे विकृति के मामले में। तुलनात्मक इसमें लंबाई में परिवर्तन बटा मूल लंबाई। ठीक है, अगर इसका निकालना हो तो क्या निकलेगा दोस्तों? लंबाई में परिवर्तन, ठीक है, लंबाई में परिवर्तन बटा मूल लंबाई। ठीक है, मूल लंबाई। इसी से दोस्तों क्या ज्ञात हो जाएगा? इसी समय स्ट्रेन का पता चलता है, विकृति का पता चलता है। ठीक है, विकृति का पता चलता है, इसी से स्ट्रेन का पता चलता है। ठीक है, स्ट्रेन बराबर क्या होता है? लंबाई में परिवर्तन बटा के मूल लंबाई से अगर भाग दे दिया जाए तो हमें विकृति का पता चल जाएगा। आगे बढ़िए, कह रहा प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है? प्रत्यास्था गुणांक मैंने बताया ना, पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आने को प्रत्यास्था कहा जाता है। प्रत्यास्था का मतलब क्या है? पुनः अपनी मूल अवस्था में लौटना, मूल अवस्था में आना ही क्या कहलाता है? प्रत्यास्था कहलाता है। कह रहा प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये होता है। या तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहिए, या फिर इसको ना बोल के सीधा पास्कल कह दीजिए। क्या कह दीजिए? पास्कल। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, पास्कल इसकी भी इकाई होती है। प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक क्या है? या पास्कल कहिए या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहिए, ये दोनों जवाब आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। करा यंग प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहा जाता है? प्रत्यास्था गुणांक तो आप जान ही जाते हैं, लेकिन यंग प्रत्यास्था गुणांक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा जब कभी किसमें, जब कभी अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के बीच में अनुपात निकाला जाता है। किसमें? याद रखेंगे जब कभी अनुदैर्ध्य, ठीक है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, ठीक है, प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, अनुदैर्ध्य विकृति मतलब सीधा सीधा क्या हो गया? स्ट्रेन की बात कर रहा है। ठीक है, और प्रतिबल मतलब क्या हो गया? सीधा सीधा स्ट्रेस की बात कर रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका स्ट्रेस हो गया, ये आपका स्ट्रेन हो गया। ठीक है, तो स्ट्रेस में जब स्ट्रेन का अनुपात निकालते हैं, इन दोनों के अनुपात को ही, ठीक है, विकृति का अनुपात, यहां लिख लीजिएगा दोस्तों, इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है? यानी सीधे सीधे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं दोस्तों? अनुदैर्ध्य विकृति भागे अनुदैर्ध्य प्रतिबल भागे विकृति। ठीक है, प्रतिबल भागे अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, अनुदैर्ध्य विकृति, यही दोस्तों क्या है? यही यंग प्रत्यास्था गुणांक है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा चीज़ें कठिन भी मिलेंगी, और अच्छी बात तो यह है कि मैं आपको ऐसे सवाल दे रहा हूं जो हूबहू आपसे परीक्षा में ऐसे ही पूछे जाते हैं, ये आप जान लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा यंग प्रत्यास्था गुणांक पदार्थ की किस अवस्था को दर्शाता है? यह किस अवस्था को दोस्तों दर्शाता है? तो याद रखिएगा पदार्थ की कठोरता को दर्शाता है। किसे? यह पदार्थ की कठोरता। ठीक है, इसकी पदार्थ की कठोरता को दर्शाता है दोस्तों। यंग प्रत्यास्था गुणांक की पदार्थ कितना कठोर है, ये उसके बारे में दोस्तों बताता है। आगे बढ़िए, अगला दे रहा है किसी पदार्थ को कितनी आसानी से मोड़ा या खींचा जा सकता है? यह किससे पता चलता है? यह उसी यंग प्रत्यास्था गुणांक से पता चलता है। ठीक है, कि वह कठोर है या मुलायम। ठीक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक से, ठीक है, गुणांक से, ठीक है, गुणांक से कठोरता
ऑब्लिक मुलायम होने का दोस्तों ज्ञान चलता है कि वह कठोर है या मुलायम है, उसे कितना खींचा जा सकता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट वाली बात होगी, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़िए, अगला सवाल करा, किन का प्रत्यास्थता गुणांक सबसे ज्यादा होता है? किस चीज का प्रत्यास्थता गुणांक सबसे ज्यादा होता है? तो धातुओं का याद रखेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रत्यास्थता गुणांक किसका होता है? धातुओं का। रबड़ वर्ण न कीजिएगा दोस्तों, धातुओं का प्रत्यास्थता गुणांक सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एक सवाल परीक्षा में आता है पायसन अनुपात, बहुत अच्छा सवाल दोस्तों। पायसन अनुपात सवाल आता है कि पायसन अनुपात किसे कहते हैं या पायसन अनुपात क्या होता है? तो याद रखिएगा, यह पार्श्विक विकृति को अनुदैर्ध्य विकृति के मध्य अनुपात को दर्शाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पार्श्विक विकृति एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? पायसन कहा जाता है। ठीक है, और पायसन दोस्तों इस तरह से इसका एक सिंबल होता है। ठीक है, ये इसी को क्या बोलते हैं? ये पायसन का चिन्ह है। ठीक है, यह पायसन का प्रतीक है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, इस तरह से चिन्ह बनता है पायसन का। पायसन क्या होता है? तो जो पार्श्विक विकृति होता है और जो अनुदैर्ध्य विकृति होता है, दोनों के अनुपात को पायसन अनुपात कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। आकार में बदलाव के कारण वस्तु द्वारा प्राप्त ऊर्जा को दोस्तों क्या कहा जाता है? जो आकार में बदलाव के कारण प्राप्त होता है। देखिए, पहली की स्थिति में आ गया तो स्थितिज ऊर्जा होगा, लेकिन इसे केवल स्थितिज नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। क्या कहा जाएगा दोस्तों? इसे कहा जाएगा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। क्या कहा जाएगा? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ध्यान दीजिए, यहां क्या लिखा है? आकार में बदलाव के कारण, उसका आकार बदला है, उस कारण वस्तु द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा उसके बारे में कह रहा है। ठीक है, देखिए किसी भी वस्तु में ना स्थितिज ऊर्जा हमेशा संचित रहती है। जब उसे खींचा जाता है या ताना जाता है तब दोस्तों क्या होता है? उसके फलस्वरूप या दबाया जाता है या विकृत किया जाता है, तब दोस्तों उसमें चेंजेस होता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे, अब तक दोस्तों मैं आपको पूरे 6 विषय पढ़ा चुका हूं, विधिवत पढ़ा चुका हूं, यहां कुछ बचा नहीं है। ठीक है, इन 6 विषय में हम लोगों ने एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न ये डिटेल में पढ़ लिया। उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी पढ़ लिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लिया, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लिया। ये सब पढ़ने के बाद अब हम आ चुके हैं कहां पर दोस्तों? अब हम आ चुके हैं फिजिक्स की क्लास पर। भौतिक विज्ञान की क्लास हम लोग अटेंड कर रहे हैं दोस्तों। भौतिक विज्ञान की क्लास हम लोगों ने 456 नंबर से पढ़ना शुरू किया और आज 471 नंबर की क्लास पर आ गए हैं। इस प्रकार दोस्तों ये भौतिक विज्ञान की आज हमारी 16वीं क्लास है। ठीक है, इतना क्लास तो है ही है, प्लस इसी के साथ साथ हमारे 14,130 सवाल भी आज पूरे हो रहे हैं, यह भी ध्यान में रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल दे रहा है दोस्तों कि जब क्वाइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताइए। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है? फिर से एक बार सवाल को पढ़िए, अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल मालूम पड़ रहा है। क्वाइल स्प्रिंग, ठीक है, क्वाइल मतलब इस तरह से। ठीक है, जब कोई क्वाइल स्प्रिंग हो, ठीक है, क्वाइल स्प्रिंग को जब कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का मान ऐसी अवस्था में बढ़ेगा। ठीक है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, मैं इसके पीछे एक छोटा सा कारण बता देता हूं। यदि कंप्रेस करेंगे, मामला क्या है? कंप्रेस करना। ठीक है, कंप्रेस करने पर दोस्तों मान क्या होता है? कंप्रेस करने पर मान क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है। याद रखेंगे, ये एक लाइन का बात है, छोटा सा ट्रिक है, इसको अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो आप आसानी से बता पाएंगे। अगला सवाल देखिए, कह रहा सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई क्या होती है? अरे भाई, पीछे ही हम लोगों ने पढ़ा था कि विकृति की कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, विकृति की कोई इकाई नहीं होती है, कोई मात्रक इकाई या मात्रक ठीक है, इकाई या मात्रक नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। यह तो तुलनात्मक इकाई है ना जी। यह क्या है? यह क्या है? यह एक तरह का तुलनात्मक इकाई है जो कंपैरिजन करने का काम आता है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, पीछे आपने पढ़ा, हमने बताया था विकृति बराबर क्या होता है? लंबाई में परिवर्तन बटा मूल लंबाई। ठीक है, विकृति बराबर क्या होता है? फार्मूला भी दिया था, लंबाई में
लंबाई में परिवर्तन बटा मूल लंबाई, ठीक है, बटा मूल लंबाई, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। अगला सवाल, अगला दे रहा है कि बिना भंजन, भंजन माने जानते हैं ना, भंजन माने होता है टूटना, ठीक है, टूटना, करा बिना टूटे, बिना टूटे यानी बिना भंजन के पदार्थ के विकृति होने की योग्यता क्या कहलाता है? इंग्लिश में इसे प्लास्टिसिटी कहते हैं, हिंदी में इसे सुघट्यपन कहते हैं। क्या कहते हैं? सुघट्यपन, सुघट्यपन, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे कहते हैं प्लास्टिसिटी। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे प्लास्टिसिटी कहा जाता है, सुघट्यपन यानी बिना टूटे, जैसे प्लास्टिक वगैरह मोड़ दीजिए कहाँ टूटता है, ठीक है। तो जो कोई बिना टूटे विकृति जिसमें होता है उसे क्या कहते हैं? उसे सुघट्यपन या प्लास्टिसिटी कहा जाता है। इसे आप याद रखेंगे। करा पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थता गुणांक कितना होता है दोस्तों? तो इसका प्रत्यास्थता गुणांक 1 माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? यदि पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु है, ठीक है, तो उसका प्रत्यास्थता गुणांक हमेशा क्या माना जाता है? 1 माना जाता है। ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कमानीदार तुला। कमानीदार तुला यह किस नियम पर दोस्तों काम करता है? तो याद रखेगा, यह हुक के नियम पर काम करता है। किसके नियम पर? हुक के नियम पर काम करता है। आगे की क्लास में हम लोग हुक के नियम पे चर्चा करेंगे तो विस्तार से मैं इसे बता दूंगा, ठीक है। कमानीदार तुला, स्प्रिंग तुला, ये इसी नियम पर काम करता है, याद रखेंगे। करा पृष्ठ तनाव का यसाई मात्रक क्या होता है? पृष्ठ तनाव का ना, तो याद रखेगा दोस्तों, पृष्ठ तनाव का यसाई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। जबकि पीछे दोस्तों आपने एक चीज और पढ़ा था जो मैंने आपको समझाया था, प्रत्यास्थ गुणांक का मात्रक। पीछे एक सवाल आया था जहां हम लोगों ने पढ़ा था प्रत्यास्थ गुणांक का मात्रक, ठीक है, प्रत्यास्थ गुणांक का मात्रक। वहां हम लोगों ने पढ़ा था न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये आपको बताया था, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए कितना क्लोज आंसर है। यदि आपको न ढंग से पढ़ाया जाए तो फिर आप ना चाहते हुए भी गलती हो जाएगी आपसे। आगे बढ़िए। करा द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव जो होता है दोस्तों, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि द्रव का टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो पृष्ठ तनाव का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, अपोजिट रिलेशन होता है। तो याद रखेगा, यदि द्रव का ताप बढ़ाया जाएगा, ठीक है, यदि द्रव का ताप दोस्तों बढ़ाया जाएगा तो इधर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? तो हमेशा याद रखेगा, पृष्ठ तनाव जो सरफेस टेंशन है वह कम हो जाएगा। दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो, ठीक है। आगे बढ़िए। कर पृष्ठ तनाव का मान किस ताप पर दोस्तों शून्य हो जाता है? तो यह क्रांतिक ताप पर दोस्तों शून्य हो जाता है, ठीक है। क्रांतिक ताप पर दोस्तों शून्य हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्रांतिक ताप कहते किसे हैं? क्रांतिक ताप का मतलब होता है वह ताप जिसपे कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। क्रांतिक ताप क्या हो जाता है? वह ताप जिस पर कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, ठीक है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? परिवर्तित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? क्रांतिक ताप कहते हैं। एक लाइन में आप इसे समझने के लिए याद कर सकते हैं कि जब एक पदार्थ को द्रव के रूप में देखा जाए जिस टेम्परेचर पर, उसी को क्रांतिक ताप कहा जाता है। करा पृष्ठ तनाव के कारण उत्पन्न घटनाएं कौन कौन सी? बहुत सारी है, जैसे सुई का पारे पर तैरना, सुई का पारे पर तैरना। यदि सुई को आप पारे पर रख देंगे तो तैरता रहेगा, ठीक है। वर्षा की बूंदों का गोल होना, ठीक है, वर्षा की बूंदों का गोल होना, ठीक है, गोल होना, ठीक है। साबुन के बुलबुले का रंगीन होना या गोलाकार होना, ठीक है, या बड़े बड़े बुलबुले बनना, ठीक है। साबुन के बड़े बड़े बुलबुले बड़े बड़े बुलबुले, ठीक है, बुलबुले जो होते हैं वह भी दोस्तों इसी का एग्जाम्पल है। ये सब दोस्तों एक साथ है, ठीक है। या फिर सेविंग ब्रश पर जो बाल चिपके रह जाते हैं वो भी यही कारण है, ठीक है। सेविंग ब्रश पर बाल चिपकना, ठीक है, बाल चिपकना। या फिर 5वां लिख लीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है, वर्षा की बूंदों का गोल होना, वर्षा की बूंदों का गोल होना, ठीक है, गोल होना।
ये सब दोस्तों किस कारण होता है? ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण होता है। इसको दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे, इस तरह के सवाल भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। और आगे आ जाइए अपने अगले सवाल पर। अगला दे रहा है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य कौन सा आकर्षक बल काम करता है, क्योंकि एक ही पदार्थ है, ठीक है, भिन्न भिन्न होता तो आसंजक बल होता, एक ही है तो ससंजक बल काम करता है। कौन सा बल काम करता है? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच ससंजक बल काम करता है, ये आप याद रखेंगे। कह किस बल के कारण किसी द्रव की बूंदें आपस में मिलकर एक बड़ी बूंदें बना लेती हैं? ये ससंजक बल के कारण ही होता है, ठीक है, ससंजक बल के कारण ही, ठीक है, ससंजक बल के कारण, ठीक है। होता क्या, देखिए ससंजक बल आपने पीछे पढ़ा कि एक ही पदार्थ के अणु, क्योंकि छोटी छोटी बूंदों में एक समान अणु है, इस वजह से दोस्तों ऐसा होता है। एक चीज और याद रखेगा, पूछता ससंजक बल किसमें सर्वाधिक लगता है, ठीक है, सर्वाधिक, तो याद रखेगा ससंजक बल सर्वाधिक लगता है ठोस में, ठीक है, ठोस में ये जो बल काम करता है ससंजक बल, इस सबसे ज्यादा काम करता है, इसलिए चीजें ठोस होती हैं। द्रवों में न्यूनतम होता है, ठीक है, द्रव में अगर आपसे ही न्यूनतम पूछ ले, ठीक है, अधिकतम तो देख लिया, न्यूनतम कहां होता है दोस्तों? तो द्रव में, ठीक है। और नगण्य कहां पर होता है दोस्तों? नगण्य, ठीक है, नगण्य, तो नगण्य होता है गैस में, ठीक है, गैस में नगण्य होता है, एकदम नाम मात्र का, या होता ही नहीं समझ लीजिए ससंजक बल, ठीक है। अणु ही दूर दूर होते हैं तो कहां से एक साथ आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस पॉइंट को याद रखेंगे। अगला सवाल करा शीत वेल्डिंग, जिसे कोल्ड वेल्डिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है, वेल्डिंग की प्रक्रिया में किस गुण, ये जो प्रक्रिया होती है किस गुण पर आधारित होती है? यह भी ससंजक बल के गुण पर काम करती है, ठीक है, ससंजक बल के गुण पर काम करती है, ठीक है। ये जो शीत वेल्डिंग होती है, कोल्ड वेल्डिंग होती है के गुण पर दोस्तों ये काम करती है, ये आप याद रखेंगे। यदि भिन्न भिन्न पदार्थों के हो जाए तो वहां आसंजक बल काम करता है। दो भिन्न भिन्न लिख दिया ना, दो भिन्न भिन्न पदार्थों के मध्य कौन सा आकर्षण बल काम करता है? तो याद रखेगा, अब इसी बल को हम क्या कहेंगे? अब इसे हम कहेंगे आसंजक बल। क्या कहेंगे? अब हम इसे क्या कहेंगे? आसंजक बल के नाम से जानते हैं, ये आप याद रखेंगे। करा ब्लैक बोर्ड हो गया ना, ब्लैक बोर्ड पर जब चाक से लिखा जाता है तो चाक से लिखना किसके कारण संभव हो पाता है? यह आसंजक बल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यह आसंजक बल का उदाहरण है दोस्तों, क्योंकि देखिए ब्लैक बोर्ड का मटेरियल क्या होता है? चाक का मटेरियल कैल्शियम होता है, लेकिन दोनों के बीच आसंजक बल काम करता है, इसलिए चिपका रहता है, नहीं तो आप लिखते तो काम नहीं करता, ठीक है, याद रखेंगे। करा किस बल के कारण जल किसी वस्तु को भिगो देता है? जल जो है दोस्तों किसी चीज पर पानी डालेंगे तो भीगा हुआ नजर आता है, यह भी आसंजक बल के कारण ही ऐसा होता है, ठीक है, यह आसंजक बल का गुण है, ठीक है, आसंजक बल के कारण ही दोस्तों ऐसा हो पाता है। तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, छोटे छोटे एग्जाम्पल है ससंजक आसंजक के, इन्हें आप याद रखेंगे, ठीक है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज आप एक मौका दीजिए, हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कीजिए। पेड कोर्स की क्लास जो है बहुत बेहतरीन क्लास है, उसके आगे क्लास कुछ भी नहीं है। आप पढ़ के देखिए, कमाल की क्लास है दोस्तों, बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी। एक बार डेमो तो आके देख ही सकते हैं, डेमो देखिए, पसंद आया तो क्लास ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन कैसे करना है, ये हमारा नया एप्लीकेशन स्टडी 91 ऑफिशियल, सारी क्लासेज इसी पे चलती हैं। कहीं कोई दिक्कत है, परेशानी है, नहीं समझ में आ रहा है, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए, मैसेज डालिए, हमारी टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी। क्यों परेशान होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्लास ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी। बाकी सब कुछ आप जानते हैं। अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, यही आपसे निवेदन है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।